हेलो, वेलकम बैक टू परचम। मैं पूजा आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है। इसके पहले के सारे टॉपिक आप परचम की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था कि भारत में संविधान का गठन करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, भारत को एक डोमिनो स्टेट देने के लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसको आपने साइमन कमीशन नाम दिया था। और ये साइमन कमीशन जो है वो 1927 में फॉर्म होता है, लेकिन भारत आता है 1928 में। ये जो साइमन कमीशन होता है ना, इसमें 7 पर्सन होते हैं, 7 व्यक्ति होते हैं, लेकिन सातों के सातों ब्रिटिशर्स होते हैं। और ये आया क्यों है? 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आया था, उसके सुधारों की जांच करने के लिए ये भारत बुलाया गया है। तो भारत के लोगों ने इसका अपोज किया कि ऐसे कैसे, कि कोई कानून भारत के लिए बना, उसकी जांच करनी है, लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं है। इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया भारत में। लाहौर में काले झंडे दिखाए गए, वंदे मातरम के नारे लगाए गए। इसके बाद क्या होता है, इन लोग लाठीचार्ज कर देते हैं। और उसी लाठीचार्ज में आपको मैंने बताया था 1928 में लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब केसरी के नाम से जाना जाते हैं, उनका निधन हो जाता है। और सभी लोग यहाँ पे अपोज कर रहे हैं। इनफैक्ट सारी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस हो, सभी बड़ी बड़ी पार्टीज जो है वो साइमन कमीशन का विरोध कर रही हैं। अब देखो क्या होता है। जब साइमन कमीशन का आप विरोध कर रहे हो, हालांकि 1930 में साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जब साइमन कमीशन का आप विरोध कर रहे हो, तो यहाँ पर ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, पीएम है, वो भारत के लोगों से कहते हैं चलो ठीक है, आपको हमारी शर्तें मंजूर नहीं, आपको हमारा बनाए गए कानून पॉलिसी मंजूर नहीं, तो एक काम करो, हम आपको चैलेंज करते हैं। हम आपको क्या चैलेंज करते हैं? आप ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए जिसमें भारत के सभी लोग, सारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जो है वो सहमत हों, मतलब सपोर्ट में हो। ये चैलेंज जो है वो पीएम के द्वारा, ब्रिटेन के पीएम के द्वारा भारत की पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया। और इस चैलेंज को भारत के लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। तो आज हमें उसी साइमन कमीशन के बाद क्या घटनाएं भारत में होती हैं, और हम बात करेंगे दांडी मार्च के बारे में। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर आज मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में शायद आप लोगों के लिए मददगार हो। कभी एमसीक्यू लगा रहे हो पेपर में और याद आए कि मैडम ने ये क्वेश्चन बताया था। ठीक है, और भाई रही बात पीडीएफ की, तो परचम के एप्लीकेशन से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, परचम की वेबसाइट से पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो फटाफट एक बार लिंक को शेयर कर दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना है, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन भी मिल सके। चलिए, तो जैसे कि मैंने कहा कि साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में, लेकिन भारत के लोगों ने इसका विरोध किया। इसलिए जो सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया है, मतलब भारत का जो सचिव है उस समय, कौन है? लॉर्ड, यहाँ पर आप उनका नाम दे सकते हैं, लॉर्ड बिर्किनहेड हैं। और ये भारत के लोगों को चैलेंज करते हैं कि आप ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन या एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जिसमें भारत के सभी लोग, सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सहमत हो। और इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद एक कमेटी बनाई जाती है जो कि ड्राफ्ट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को। और वो कमेटी जो है वो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मतलब उस कमेटी के हेड कौन होते हैं? मोतीलाल नेहरू होते हैं। और जो सेक्रेटरी होते हैं वो जवाहरलाल नेहरू होते हैं। इसके अलावा अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, मंगल पांडे, ऐसे कई सारे लोग जो हैं, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कई सारे जो लीडर हैं इस ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर होते हैं। और ये हेड को इसके द्वारा होती है? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और ये जो कमेटी है ये अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। तो नेहरू जी इसके हेड है, इसलिए इसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट के बारे में, जो कि 1928 में आई है। क्यों आई है आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि साइमन कमीशन की बातें हमने नहीं मानी और उन्होंने चैलेंज किया है कि आप अपनी रिपोर्ट तैयार कीजिए, इसलिए यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया। अब ये जो कमेटी है कब बनाई गई? तो जो लखनऊ का सेशन होता है, जैसा कि मैंने कहा दिसंबर में हर साल कांग्रेस के सेशन होते हैं, तो लखनऊ का जो सेशन होता है 1928 में, वहां पर बोला जाता है कि हम एक कमेटी फॉर्म करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगी। ये भारतीयों के द्वारा संविधान को तैयार करने के लिए पहली कमेटी बनाई गई थी। और उसने अपनी रिपोर्ट 1928 में दी, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बड़ी रिपोर्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नेहरू रिपोर्ट में कहे गए थे वो हम देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे चैलेंज आपको समझ में आ गया होगा कि चैलेंज है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी एक ही मत पर होनी चाहिए, सभी पॉलिटिकल पार्टी इस ड्राफ्ट को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अभी हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो इस नेहरू रिपोर्ट की ड्राफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
ठीक है, इसलिए ये अप्लाई नहीं की जाती है। तो नेहरू रिपोर्ट में पहली बात की गई थी डोमिनो स्टेट फॉर इंडिया, जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना हम तैयार करेंगे, भारत के लिए नीतियां हम बनाएंगे और हम ब्रिटिश के कंट्रोल में काम करेंगे। तो ऐसे स्टेटस को हम डोमिनो स्टेट के नाम से जानते हैं, तो हमें डोमिनो स्टेट का दर्जा दे दीजिए, पहली चीज़। दूसरी बात इन्होंने कही कि जैसे कि यहाँ पे मेल्स को राइट्स है, वैसे फीमेल्स को भी राइट दीजिए, इक्वल राइट फॉर मेल एंड फीमेल, यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट में बात की गई। साथ ही साथ जो वोट देने का अधिकार है, मतलब जो वोटिंग राइट्स होते हैं आज की डेट में, आपको पता है 18 साल है, तो यहाँ पे 21 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष और वर्गों को वोट देने का अधिकार दिया जाए, ऐसा इसमें बोला गया कि 21 के ऊपर जो भी मेल और फीमेल हैं उनको वोटिंग राइट्स होने चाहिए। और कुछ फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। देखिए पहली बार मतलब हमारा भारत अब फंडामेंटल राइट की बातें कर रहा है। हालांकि 1931 में जब कराची का कॉन्फ्रेंस होता है, जहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल उस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष होते हैं, वहां पर पहली बार एक सही तरीके से फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकारों की बात होती है। इसलिए जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है, संविधान का गठन हो जाता है और अलग अलग डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो जब प्रोवाइड किए जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिनिस्ट्री ऑफ जो माइनॉरिटीज़ और फंडामेंटल राइट्स भी दिया गया था, क्योंकि फंडामेंटल राइट को पहली बार लाने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। साथ ही साथ नेहरू रिपोर्ट में कहा गया नो सेपरेट इलेक्शन फॉर एनी कम्युनिटी। याद है 1909 का जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्शन की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि आप कोई सेपरेट इलेक्शन फॉर किसी भी कम्युनिटी के लिए नहीं होगा। अगर आपको देना है तो आप माइनॉरिटीज़ को क्या दीजिए? रिजर्वेशन दीजिए। लेकिन अब देखो भारत के सभी हिस्से में, जैसे कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी है, लेकिन जो बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है, पश्चिम उत्तर का जो रीजन है, बलूचिस्तान पाकिस्तान, वहां पर मेजॉरिटी जो थे वो मुस्लिम थे, तो वहां पर ऐसा कोई रिजर्वेशन ना दिया जाए, ये बात इस नेहरू रिपोर्ट में कही गई थी। अब यहाँ पर जैसे कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया, डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, जो आप एक फेडरल गवर्नमेंट बनाइए, संघीय सरकार की स्थापना कीजिए, और जो रेसिडुअल पावर है, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो किसके पास होंगी? सेंटर के पास होंगी, ऐसा इसमें कहा गया। ठीक है ना। यहाँ पे प्रपोज किया गया एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाए। यहाँ पर प्रपोजल किया जाए कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग के गठन की बात भी नेहरू रिपोर्ट में की गई। क्लियर हुआ? तो सारी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। साथ ही साथ कहा गया कि भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब भारत की जो भाषा हो वो हिंदी हो, लिपि स्क्रिप्ट जो हो वो देवनागरी हो, और काफ़ी सारी भाषाओं को यहाँ पे ऑफिशियली परमिट किया गया था। ये सारी बातें नेहरू रिपोर्ट में की गई। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि लोग लगातार डिमांड कर रहे थे किस चीज़ के बारे में, कि हमको सेपरेट इलेक्शन चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी सेपरेट इलेक्शन की बात मुस्लिम्स के लिए नहीं की गई, जबकि रिजर्वेशन की बात की गई माइनॉरिटीज़ के लिए। तो मुस्लिम जो लीग का कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी सारे लीडर्स ने इस नेहरू रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया। और जब यहाँ पे कोई बड़ी पार्टी जब सपोर्ट में नहीं है, तो कैसे इस ड्राफ्ट को परमिशन मिल सकती है? तो जिन्ना ने कहा कि हम 14 पॉइंट्स देते हैं, इन 14 पॉइंट को कंसिडर किया जाए उस ड्राफ्ट में। तो जिन्ना ने कौन से 14 पॉइंट्स दिए? तो पहला इन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग फेडरल गवर्नमेंट बना रहे हैं, एक संघीय सरकार कर रहे हैं, आप पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो रेसिडुअल पावर है, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो प्रोविजंस के पास होना चाहिए। उसमें किसने कहा था कि सेंट्रल के पास होना चाहिए, और इसमें कह रहे हैं कि स्टेट के पास होना चाहिए, पहली चीज़। अब इन्होंने कहा कि अगर आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, तो स्टेट की परमिशन के बिना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा। ये बात जिन्ना ने कही। जिन्ना कहते हैं कि बॉम्बे जो है, बॉम्बे को सिंध से सेपरेट कर दिया जाए। साथ ही साथ यहाँ पे सेपरेट इलेक्शन की बात की गई, मुस्लिम लीग के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्शन की बात की गई। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हमें जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव होती है, जो पार्लियामेंट जिसको आप बोल सकते हैं, उसमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए मुस्लिम्स के लिए। इसके अलावा मुस्लिम एजुकेशन के लिए मदरसेस होना चाहिए। हमारी संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा, उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, और सेंट्रल जो है हमारे लिए ग्रांट भी करेगी, अनुदान भी करेगी।
ठीक है, ये बात किया गया। साथ ही साथ कहा गया कि सारे रिलीजन, सारे धर्मों को फ्रीडम होना चाहिए अपने धर्म को मानने के लिए, अपने कल्चर को एक्सटेंड करने के लिए। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आप कोई बिल पास करते हो तो हमारी कम्युनिटी के, हमारे जो कम्युनिटी के मेंबर है सेंट्रल लेजिस्लेटिव में, उसके 3rd 4th अगर सहमत होंगे तो ही अमेंडमेंट होगा, नहीं तो अमेंडमेंट नहीं होगा। ये बातें सारी जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स में डिस्कस की। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग की सारी बातों से जो है वो कांग्रेस एग्री नहीं करता था। ये पृथक निर्वाचन मंडल की बात को डिनाई करता था। ठीक है, तो जब ये बातें हुई तो आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक दूसरे की बात से सहमत नहीं है और फाइनली ना नेहरू रिपोर्ट को माना गया और ना ही जिन्ना रिपोर्ट को माना गया। इसलिए साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में दी। लेकिन 1930 में रिपोर्ट देने से पहले देखिएगा, अभी जो नेहरू रिपोर्ट थी, माना कि इस नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू हेड थे और सेक्रेटरी जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन नेहरू रिपोर्ट का अपोज करने वाले व्यक्ति भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू बोल रहे थे यार ये क्या डोमिनो स्टेट की बात कर रहे हो, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट फ्रीडम। ये डोमिनो एमोनो स्टेट नहीं चाहिए कि हम पे रूल कोई और करे, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। इसलिए नेहरू रिपोर्ट की बात को मोतीलाल नेहरू ने भी मानने से मना कर दिया। और फिर ये बात कहाँ सामने आती है? 1929 का जो कांग्रेस का सेशन होता है, मोस्ट वीवीआईपी सेशन है, ये इसके बारे में अच्छे से समझिएगा। 1929 को कांग्रेस का सेशन होता है, कहाँ पर? लाहौर में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। और कहते हैं कि नेहरू रिपोर्ट की समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है, नेहरू रिपोर्ट की ड्राफ्ट से हम एग्री नहीं करते, हम डोमिनो स्टेट की बात नहीं करते, हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। तो अगर प्रश्न आता है कि पूर्ण स्वराज की बात पहली बार कांग्रेस के किस सेशन में हुई, तो आंसर हो जाएगा 1929 के लाहौर सेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और इसी के कारण क्या किया गया? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया, वंदे मातरम गाया, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पूर्ण स्वराज की मांग इन्होंने कर डाली। कब किया ये सब? मिडनाइट 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर की मध्य रात्रि 1929 को रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और क्या बोला? कहा कि हर साल 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी को हर साल हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। मतलब ये जो 26 जनवरी का दिन है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वराज डे के रूप में सेलिब्रेट करने की डिमांड जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। तो 26 जनवरी का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी कहानी आज भी आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, आप सभी जानते हैं 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया था। उसके केवल कुछ प्रोविजंस को, कुछ चीज़ों को अप्लाई किया गया था, लेकिन पूरा संविधान लागू नहीं किया था। हमने पूरा संविधान कब लागू किया? 26 जनवरी को। क्यों किया? क्योंकि 26 जनवरी का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज के रूप में हमने बात करना शुरू की थी। ठीक है, कांग्रेस का सेशन हो जाता है। अब 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन साइमन कमीशन की रिपोर्ट के साथ साथ गांधी जी भी एक्टिव हो चुके हैं भाई। गांधी जी ने अपने यंग इंडिया, जो उनका न्यूज़पेपर चलता था, तो यंग इंडिया में इन्होंने अपनी 11 डिमांड रखी। और उस समय जो गवर्नर है वो लॉर्ड इरविन है। याद रखेंगे, गवर्नर कौन है? लॉर्ड इरविन है। और इरविन के सामने यंग इंडिया में इन्होंने पब्लिश किया अपनी 11 डिमांड और कहा कि लॉर्ड इरविन को कहा कि आप हमारी इन डिमांड्स को फुलफिल कीजिए, मानिए। अगर आप हमारी डिमांड को नहीं मानते हैं तो हम वापस से एक मास मूवमेंट की तैयारी करेंगे, हम वापस से आंदोलन कर देंगे। ऐसा महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया। क्या थी वो 11 डिमांड्स? पहली बात तो ये जो शराब, क्योंकि आपको पता है ना महात्मा गांधी जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स थे उसके बहुत अगेंस्ट थे, तो टोटल प्रोविजन की बात की कि शराब पर कंप्लीट प्रतिबंध होना चाहिए। एक्सचेंज रेट शुड बी रिड्यूस, ठीक है ना। लैंड रेट, मतलब जो भूमि का लगान है उसको कम कर दो। सॉल्ट टैक्स, क्योंकि सॉल्ट पे सबका अधिकार है, क्योंकि जो बीचेस होते हैं उस पे केवल ब्रिटिशर्स का अधिकार था। इसमें बोला गया कि ब्रिटिशर्स नहीं, भारतीयों का अधिकार समुद्री तट पर होना चाहिए, भारतीय लोगों को भी नमक बनाने का अधिकार होना चाहिए। साथ ही साथ अब ये लोग अपनी आर्मी पे, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी अपनी आर्मी को एक्सटेंड करने की कोशिश करती थी, अपनी आर्मी पे बहुत ज़्यादा खर्च करती थी, तो भारत की इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा था। तो इन्होंने कहा कि जो सेना पर व्यय है, जो आर्मी पे आप एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, उसको 50% तक रिड्यूस करो। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका पेंशन जो है, उनकी जो सैलरी है ना, उनको सैलरी को हाफ कर दो, पहली चीज़। साथ ही साथ
हम अपने घरेलू उद्योगों को, अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाहते तो विदेशी वस्तुओं को आप क्या कर दो, यहाँ पर प्रतिबंधित कर दो। ये बातें यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या क्या बातें यहाँ पर की गई और यहाँ पे बात की गई जो हमारे राजनीतिक बंदी हैं, ठीक है ना, जो आपने जिन लोगों को, बड़े बड़े लीडर को अरेस्ट करके रखा है, आप उनको रिहा कर दो, ठीक है। ये सारी बातें, 11 बातें जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा कही गई थी। और इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने ये कही थी कि भारत के लोगों को अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए आप लाइसेंस प्रोवाइड करें, जिससे हम भी जो गन्स वगैरह जो है वो रख सकें। ये सारी बातें कही गई महात्मा गांधी के द्वारा लॉर्ड इरविन से, लेकिन लॉर्ड इरविन ने अनसुना कर दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं, हमने तो कुछ बातें ही मांगी थी, है ना, हमने रोटी मांगी थी, बदले में हमें बेइज्जती मिली, अब हम अपना सत्याग्रह शुरू करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में, क्योंकि उनकी 11 डिमांड को नहीं माना गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा, इसलिए उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसका क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो बोलेगी, गवर्नमेंट ने जो भी कानून बनाए हैं हम उसके अपोज में काम करेंगे। गवर्नमेंट बोल रही है आप यहाँ नहीं बैठोगे, हम वहीं बैठेंगे। गवर्नमेंट बोलेगी आप नमक नहीं बनाओगे, हम नमक बनाएंगे। गवर्नमेंट बोलेगी आप आंदोलन नहीं करोगे, हम आंदोलन करेंगे। गवर्नमेंट जो भी काम बोलेगी उसके अगेंस्ट हम काम करेंगे। ये है सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे पहले, क्योंकि अब कानूनों को तोड़ना है, और सबसे पहले जो कानून तोड़ा गया वो नमक कानून था। तो यहाँ पे शुरुआत होती है सॉल्ट मार्च की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से होती है। किससे होती है? दांडी मार्च। अच्छा, कल का अगर आपने मेरा सेशन देखा होगा तो मैंने आपको कहा था कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और ये अमृत महोत्सव 12 मार्च से शुरू हुआ था। ये 12 मार्च दिन पता है ना, यही दिन है जहाँ से दांडी मार्च की शुरुआत होती है, ठीक है। तो दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी के द्वारा 12 मार्च से 1930 में की जाती है। कहाँ से की जाती है? साबरमती आश्रम, जो कि इनके अहमदाबाद में है। 78 लोगों के साथ दांडी से वो यात्रा को शुरू करते हैं। अपने आश्रम से दांडी के लिए वो यात्रा शुरू करते हैं। वेस्टर्न कोस्ट में जाते हैं, लगभग 241 माइल का डिस्टेंस ये कवर करते हैं। वहाँ पर 6 अप्रैल 1930 को वो पहुँचते हैं अपने 78 फॉलोअर्स के साथ, और वहाँ जाके हाथ में नमक को लेकर नमक कानून को तोड़ते हैं। और सभी लोगों को राइट दिया जाता है कि आप नमक बना सकते हैं। नमक पर ब्रिटिशर्स का अधिकार नहीं है, भारतीयों का भी अधिकार है। तो 6 अप्रैल 1930 में लगभग 25 दिन तक ये इन लोगों की यात्रा चलती है। दांडी मार्च 241 माइल का डिस्टेंस कवर करते हैं, और 6 अप्रैल को दांडी पहुँच के ये नमक कानून को तोड़ते हैं। अब जब महात्मा गांधी ने दांडी जाके नमक कानून को तोड़ा तो अलग अलग जगहों पे भी नमक कानून और दूसरे कानूनों को तोड़ने के लिए यहाँ पर रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया। जैसे अगर हम तमिलनाडु में बात करें तो श्री राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, राजा जी से मुझे एक चीज़ याद आती है कि राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर है, ज़रा कमेंट करके बता देना। तो तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने सिमिलर दांडी मार्च के जैसे एक मार्च की। कहाँ से कहाँ पर की? तो आप देख सकते हैं त्रिचुनोपल्ली से वेदारन तक इन्होंने दांडी मार्च की। इसके अलावा गुजरात में सरोजनी नायडू भी एक्टिव थी। सरोजनी नायडू जो थी वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रही हैं, कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता भी की है। तो इस तरीके से अलग अलग रीजन में सत्याग्रह की शुरुआत हो गई। अलग अलग रीजन में दांडी मार्च के सिमिलर बहुत सारे आंदोलन या मार्च शुरू कर दिए गए। अब इससे क्या हुआ? बहुत सारे सत्याग्रहियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। तो गुस्सा हो गए लोग चीज़ों को बायकॉट करने लगे। टैक्स पे करने से मना कर दिया। टैक्स पे करने के अलावा आप बोलेंगे कि आंदोलन जो है, हड़तालें तो चली रही थी, अब मारकाट शुरू हो गई और हिंसा शुरू हो गई धीरे धीरे इस आंदोलन में, ठीक है। ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन अब वो साइमन कमीशन भी तो बैठा हुआ है ना, कि भारत के लिए तो संविधान बना ही नहीं। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में भेजी, और 1930 में कहा कि आप लोगों को हम इनवाइट करते हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बड़ी बड़ी भारत में, सभी लोग लंदन में आइए, हम लंदन में आप बैठिए और हम सब बात करेंगे और भारत के लिए एक संविधान का गठन करेंगे, एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। और इसी को हम क्या बोलते हैं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है? लंदन में होती है। किसका रिजल्ट है ये? साइमन कमीशन का रिजल्ट है। क्यों होती है? भारत के लिए संविधान को ड्राफ्ट करना है। कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं, ठीक है। चलो, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं। अब जैसे कि सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट चल रहा था, हिंसा होने लगी, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, तो गांधी जी तो जेल में पहुंचा दिए गए। चलो, अब बाकी सभी पार्टीज को इन्वाइट किया गया, कहाँ पर? लंदन में आओ, हम डिस्कशन करेंगे और भारत के लिए क्या करेंगे? ड्राफ्ट तैयार करेंगे। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अभी गवर्नर कौन है भारत के? तो लॉर्ड इरविन है, ठीक है।
गवर्नर कौन है? लॉर्ड इरविन है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है जेम्स रैमसे मैकडॉनल्ड, ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। मैकडॉनल्ड बर्गर मैकडॉनल्ड, ठीक है। तो मैकडॉनल्ड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है ब्रिटेन के, और उन्होंने सबको इनवाइट किया कहाँ पर? लंदन में। कब किया? 12 मार्च 1930 में, ठीक है। ये पहला मौका था जब ब्रिटिशर्स और इंडियन को साथ में बिठाल के, मतलब इक्वल राइट्स देके ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था। नहीं तो हमेशा ब्रिटिशर्स कुछ बातें लेकर आते थे, कभी इंडियंस कुछ बातें लेके आते थे, हम उनकी बात नहीं मानते थे, वो हमारी बात नहीं मानते थे। लेकिन ये पहला मौका था कि ब्रिटिशर्स हमारे भारत के सचिव, भारत के गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर और पूरे पूरे पॉलिटिकल लीडर साथ में बैठे थे और भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे थे। इक्वल राइट्स पहली बार दिया गया। किस किस ने पार्टिसिपेट किया पहले कॉन्फ्रेंस में? तो 58 पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया ये गए थे। 16 डेलीगेट्स फ्रॉम द नेटिव प्रिंसली स्टेट, क्योंकि उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे ना, तो प्रिंसली स्टेट से 16 लोग गए थे, ठीक है ना। 16 डेलीगेट्स थे जो कि ब्रिटिश की पॉलिटिकल पार्टी से थे, ओके। इसके अलावा हमारे कांग्रेस के लोग, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हुआ था। मुस्लिम लीग से जिन्ना थे। अगर हम दलितों की बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर थे। लेकिन आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर शामिल नहीं हुआ था। अब एक चीज़ बताइए, भारत के लिए कानून बनाना, और उस समय की सबसे बड़ी पार्टी कौन है? सबसे ज़्यादा सपोर्टर किसके? आईएनसी के। और उसी का कोई व्यक्ति अगर शामिल नहीं होगा तो कैसे कानून बन सकता है? बन सकता है क्या? नहीं, मतलब सहमति ही नहीं है ना। अगर आप कोई कानून बनाओगे और ड्राफ्ट तैयार करोगे तो कांग्रेस मना कर देगी, तो कांग्रेस यहाँ पे शामिल नहीं थी। तो इसलिए जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था ना, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और अब मैकडॉनल्ड जो है वो प्रेशर कर रहा है। किस पे प्रेशर कर रहा है? लॉर्ड इरविन पे प्रेशर कर रहा है कि आप जाओ गांधी जी से बात करो, पहले तो गांधी जी को रिहा करो, ठीक है। गांधी जी से बात करो और उनको कहो कि यार सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हैं, आप आओ, हम भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे। ऐसी बातें मैकडॉनल्ड कह रहे हैं इरविन से, मतलब उनको प्रेशर दिया जा रहा है लॉर्ड इरविन को कि गांधी जी से बात करो। चलो ठीक है। अब देखो, तो अब हम बात करते हैं गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन ये दोनों आपस में मुलाकात करते हैं। सरोजनी नायडू ने एक स्टेटमेंट दिया है, ये दो महात्माओं का मिलन है। ये किसका स्टेटमेंट है? सरोजनी नायडू का है। अब गांधी इरविन पैक्ट होता है तो गांधी जी अपनी कुछ डिमांड्स रखते हैं कि आप इन डिमांड्स को फुलफिल करो तो हम आपकी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगे। तो लॉर्ड इरविन पूछते हैं बताओ आपकी डिमांड क्या है? तो पहले तो उन्होंने कहा कि रिमूवल ऑफ सॉल्ट टैक्स, नमक कानून को, कर को हटा दो, पहली चीज़ तो आप ये कर दो। चलो, दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो राजनीतिक कैदी हैं, जिन पे हिंसा का आरोप नहीं है, जिन्होंने किसी का मर्डर वर्डर नहीं किया है, हिंसा का आरोप नहीं है, उन सभी को आप क्या कर दो? रिहा कर दो। उन सभी को आप क्या कर दो? रिहा कर दो, ऐसा बोला गया, ठीक है। साथ ही साथ आप हमें परमिशन दो शांतिपूर्ण तरीके से, मतलब एक लिमिटेड एक दायरे में रहकर हम अपने आंदोलन को चला सकें, हम अपने मूवमेंट्स को तैयार कर सकें, चला सकें। हमको शराब की दुकानों के सामने धरने देने की परमिशन दो। ये सारी बातें गांधी जी ने पैक्ट में कही। तो लॉर्ड इरविन क्या कहते हैं? लॉर्ड इरविन कहते हैं ठीक है, हम आपकी सारी बातें मान लेते हैं, लेकिन आपको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आना पड़ेगा और आपका जो सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट चल रहा है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको स्टॉप कर दो। तो गांधी जी ने बोला चलो ठीक है। तो यहाँ पर जो सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दो फेज में होता है। पहला तो 1930 से लेकर 1931, उसके बाद ये बीच में स्टॉप हो गया। फिर अगली बार शुरू होगा 1932 से 1934 के बीच में, ठीक है। तो गांधी जी और इरविन का जो पैक्ट होता है, तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टॉप कर देते हैं और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं। तो चलो अब हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे, जो कि 1931 में होती है, सितंबर में। लेकिन गांधी जी की अब इमेज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। क्यों गड़बड़ हो गई है? क्योंकि आप इरविन से बात कर रहे हैं, लगभग ये बात 5 मार्च 1931 के आसपास की है। आप लॉर्ड इरविन से बात कर रहे हो 23 मार्च को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी है। तो लोग कह रहे हैं जब आप लॉर्ड इरविन से बातें कर रहे थे तो आप इनको बोल सकते थे कि इन तीनों को फांसी मत दो। आपने सिर्फ इतना बोला कि राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दो जिन पे हिंसा का आरोप नहीं है, आप इन लोगों को बचा सकते हो, तो आपने ऐसा नहीं किया। तो लोग बड़े नाराज हैं, गांधी जी को काले झंडे दिखा रहे हैं, उनके पोस्टर्स जला रहे हैं और गांधी जी के इमेज पे काफी असर हुआ। पर गांधी जी ने कहा कि मैं हिंसा के खिलाफ हूँ, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद विचारधारा नहीं। मैं हिंसा के खिलाफ हूँ, आपको मेरा विरोध करना है आप कीजिए, मैं अपनी विचारधारा से तो बदलूंगा नहीं। तो ये सारी बातें यहाँ पर हुई और लोग नाराज भी हुए।
ठीक है, चलो अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं, जो कि सितंबर में कहाँ हो रही है, लंदन में हो रही है। राजपुताना, क्या है ये राजपुताना? एक जहाज का नाम है, एक शिप का नाम है, जिससे महात्मा गांधी कहाँ जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया था ये आरआरबी एनटीपीसी में कि महात्मा गांधी किस जहाज से लंदन गए, तो राजपुताना नाम की जहाज से लंदन गए, पहली चीज। तो ये केवल और केवल एकमात्र राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें कांग्रेस की तरफ से कोई डेलीगेट गया था, ना पहले में कोई गया था, ना तीसरे में कोई जाएगा। ठीक है, केवल और केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जा रहे हैं, मतलब कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंटेशन देने कौन जा रहा है, गांधी जी जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप यहाँ पे ब्रिटेन के जो पीएम है वो बदल चुके हैं, अब मैकडोनाल्ड की जगह नेशनल पार्टी के पीएम आ चुके हैं। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। चलो अब ये लोग जाते हैं, महात्मा गांधी आईएनसी से जाते हैं, साथ ही साथ मदन मोहन मालवीय जाते हैं, मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं, हिंदुओं को रिप्रेजेंट करने एम आर जैकर होते हैं, दलित वर्ग के लिए बाबा साहब अम्बेडकर होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर तीनों सेशन में गए हैं, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी। और वीमेंस में कौन गई है, सरोजनी नायडू भी जो है, सरोजनी नायडू, मीराबेन, ये सभी लोग जो है वो जाते हैं कहाँ पर, लंदन में। किस लिए जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। सब पहुँचते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा भारत टूट चुका है। कैसे टूट चुका है, क्योंकि हम सेपरेट इलेक्शन मुस्लिम्स को दे रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि हमें दलितों के लिए, हरिजनों के लिए भी सेपरेट इलेक्शन चाहिए, हमें दलितों के लिए भी सेपरेट इलेक्शन चाहिए, अंबेडकर जी की डिमांड है। गांधी जी बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चल पाएगा, ऑलरेडी हम मुस्लिम्स के कारण मतलब हमने ऑलरेडी सेपरेट कर लिया है, सेपरेट इलेक्शन मुस्लिम को दे रहे हैं, अब हम हरिजनों को या दलितों को सेपरेट इलेक्शन नहीं दे पाएंगे। और गांधी जी, मतलब ये जो डिबेट होता है गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में, गांधी जी नाराज हो जाते हैं और वापस लंदन से आ जाते हैं। मतलब कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी सक्सेसफुल नहीं रही। और जब जैसे ही आते हैं और कहते हैं कि कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं, कुछ नहीं, हम वापस से सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो 1932 में वापस से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है और गांधी जी को वापस से पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। 1932 में गांधी जी कहाँ है, जेल में है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अनसक्सेसफुल। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर एक कम्युनल अवार्ड घोषित किया जाता है 1932 में, और बोला जाता है कि हम हरिजनों को सेपरेट इलेक्शन देते हैं और हरिजनों को, दलित वर्ग को हम हिंदुओं से सेपरेट करते हैं, ऐसा बोला गया। गांधी जी नाराज हो गए, अरे ऐसा कैसे यार, ऐसा कैसे आप लोग सेपरेट इलेक्शन दे सकते हैं, हरिजनों को आप हिंदुओं से उनको अलग नहीं कर सकते। जैसे ही कम्युनल अवार्ड आता है, और महात्मा गांधी जी उस समय पुणे की जेल में हैं। कौन सी जेल में है, पुणे की यरवदा जेल, यरवदा जेल पुणे में गांधी जी हैं। और वो कहते हैं कि अब मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा, मैं फूड स्ट्राइक करूंगा, हंगर स्ट्राइक करूंगा। भूख हड़ताल पे गांधी जी बैठ जाते हैं। ठीक है, अब गांधी जी जब भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं, तो यहाँ पर अब काफ़ी दिन हो गए उनको भूख हड़ताल पे बैठे हुए, हालत ख़राब हो रही है। तो कुछ पॉलिटिकल लीडर जाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर से बात करते हैं कि देखो आप गांधी जी से बात करो, क्योंकि अगर गांधी जी इस हंगर स्ट्राइक में उनको कुछ हो जाता है तो पूरा का पूरा ब्लेम किस पे आ जाएगा, हरिजनों पे आ जाएगा, दलितों पे आ जाएगा। दलितों की कंडीशन वैसे ही ख़राब है, अगर गांधी जी को दलितों की वजह से कुछ हो गया तो और ख़राब हो जाएगी, तो वो कभी भी मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाएंगे हरिजन। तो आप एक बात कीजिए कि आप पूना जाइए और पूना जाके गांधी जी से बात कीजिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर पुणे की यरवदा जेल में जाते हैं और महात्मा गांधी से मुलाकात करते हैं। इस पैक्ट को हम पूना पैक्ट कहते हैं, जो कि 1932 में हुआ था। अब 1932 में दोनों बातें कर रहे हैं। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि देखो सेपरेट इलेक्शन मत लो, ऑलरेडी हम मुस्लिम्स को दे चुके हैं, भारत का डिवीज़न हो चुका है, अब हिंदुओं से अलग मत करो हरिजन को। हम क्या करते हैं, रिजर्वेशन बढ़ा देते हैं। हम क्या करते हैं, दलित वर्ग को, हरिजनों को क्या करते हैं, हम रिजर्वेशन दे देते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पूछा कैसे क्या, तो उन्होंने कहा कि हम 71 सीट्स ऑलरेडी रिजर्व हैं, हम इनको एक्सटेंड करके 147 सीट्स रिजर्व कर देते हैं। किसके लिए, दलितों के लिए। ठीक है, 147 सीट रिजर्व कर देते हैं हम दलितों के लिए। साथ ही साथ जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है उसमें 19% सीट रिजर्व कर देते हैं हम, किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लास या दलित वर्ग के लिए कर देते हैं। साथ ही साथ ये एग्रीमेंट जो है वो 10 सालों के लिए रहेगा। 10 साल बाद हम एक कमेटी बनाएंगे, हम चेक करेंगे, अगर दलितों की कंडीशन में सुधार आया होगा तो ठीक है, वेल एंड गुड है, अगर सुधार नहीं आया होगा तो हम वापस से इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो ये जो रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है केवल 10 साल के लिए आया था, लेकिन 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल और आज 2021 तक हम इसको एक्सटेंड ही किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर कही गई और बाबा साहब अम्बेडकर रिजर्वेशन की बात से एग्री हो गए और इस तरीके से सेपरेट इलेक्शन बच गया।
चलो ठीक है, ये हुआ। अब बात आती है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। कब होती है? नवंबर 1932 में से लेकर दिसंबर 1932 के बीच में होती है। कहाँ होती है? लंदन में होती है। अब ये जो थर्ड नंबर की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें केवल 46 डेलीगेट्स जो हैं वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन लेबर पार्टी और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता। तो जब कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं होगा तो ये सक्सेसफुल होगी ही नहीं, तो बिल्कुल ये कॉन्फ्रेंस भी सक्सेसफुल नहीं होती। जो भी इनके बीच में डिस्कशन होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, इन सभी चीज़ों को मर्ज करके बोला गया कि हम एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे और उस ड्राफ्ट को 1933 में वाइट पेपर में पब्लिश किया जाता है और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में रखा जाता है, और ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा जो उन्हें बातें सही लगती उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। जो कि आपको पता है ना, देश आज़ाद होने के बाद हमारा जो संविधान था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही चलता था, है ना, हमारा भी और पाकिस्तान का भी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसका रिजल्ट है? तो जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका रिजल्ट ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रूप में आप देख सकते हो। बात क्लियर हुई? तो अब हमें अगली क्लास में क्या पढ़ना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है उसमें कौन सी बातें लिखी गई हैं और कौन सी आज भी हम अपने देश में लागू करते हैं। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने पढ़ा भी होगा कि हमने सबसे बड़ा पार्ट जो उठाया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाया है। सो क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में बात कर लेते हैं। सुनिएगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द 11 डिमांड ऑफ M.K. गांधी बिफोर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी की 11 डिमांड में से इनमें से कौन सी वो डिमांड है? ठीक है, आपको बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करने से पहले इन्होंने कहा कि रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन द मिलिट्री, जो आर्मी है, जो सेना है, उसका खर्चा जो है वो रिड्यूस करके 50% कर दो, पहली चीज़। और लाइसेंस रखने का अनुमति दिया जाए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल एक है, ओके, एक और दो दोनों है। तो जो भी बातें आप बता दीजिएगा। चलिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, उसका आंसर तो कमेंट में बताना, इनके आंसर मैं आपको अभी बताऊंगी। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी डेज डिड गांधी टेक टू कंप्लीट द दांडी मार्च। जैसे कि आपको पता है 12 मार्च को शुरू हुई थी, 6 अप्रैल को खत्म हुई थी, तो लगभग 25 दिन इन्होंने लिए दांडी मार्च को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है, हु वर द वुमेन हु पार्टिसिपेट इन द दांडी मार्च। कौन सी महिला थी जो दांडी मार्च में सहयोग किया? तो आंसर आ जाएगा सरोजनी नायडू और दुर्गा भाई देशमुख। तो इन दोनों का नाम याद रखेंगे, सरोजनी नायडू और दुर्गा भाई देशमुख ने दांडी मार्च में गांधी जी का सहयोग किया। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द सॉल्ट सत्याग्रह लॉन्च। सॉल्ट सत्याग्रह जिसको आप दांडी मार्च भी कहते, कब लॉन्च हुआ? तो 12 मार्च को लॉन्च हुआ। सॉरी, यहाँ पे लॉन्च 12 मार्च को हुआ और एंड 6 अप्रैल को हुआ, इसको करेक्ट कर लेंगे। हु लॉन्च द सत्याग्रह इन मालाबार। मालाबार समझते हैं ना, ये भारत की लोकेशन है और ये पूरा का पूरा ये मालाबार कहलाता है। तो मालाबार में किसने दांडी मार्च या सत्याग्रह शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा केलापन। ठीक है। हु रिप्लेस लॉर्ड इरविन एज द विजरी ऑफ इंडिया। लॉर्ड इरविन के बाद भारत के अगले गवर्नर कौन बनते हैं? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। बात क्लियर हो गई? तो इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एग्जाम में। अगर आप टॉपिक को अच्छे से समझेंगे तो बिल्कुल सारी चीज़ें आपको बनेंगी। तो जो भी आपका आंसर है कमेंट में बताइएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। आगे की बातें हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखेंगे एंड थैंक यू सो मच।